नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भले ही जारी नहीं की, लेकिन जिस तरह से 50 नामों की सूची को वायरल करवाया गया और साथ में यह भी दावा किया गया कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस सूची को पारित किया गया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह का बवाल मच रहा है, अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, अब उसकी छानबीन शुरू हो गई है कि आखिर इसके पीछे कौन है। जल्द ही जानकारी मिल गई कि एक पूर्व मंत्री का नाम इसमें सामने आया है, जिनकी मीडिया की दुनिया में अच्छी पैठ है। उन्होंने ही जानबूझकर ये सूची वायरल करवाई है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 17 अगस्त को अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, तब उसमें 5 महिला उम्मीदवार को अधिकृत रूप से अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन 20 और 21 सितंबर को जब महिला आरक्षण का कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया और उसके बाद 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर भी हो गए, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर स्वाभाविक रूप से यह दबाव है कि जब 21 प्रत्याशियों के लिए 5 महिला उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं, तो ऐसे में महिला आरक्षण के बाद तो अब स्वाभाविक रूप से एक दबाव होगा कि पहले से ज्यादा महिलाओं को टिकट दी जाए। जो 50 नामों वाली सूची जारी की गई है, उसमें भी 5 ही महिला उम्मीदवारों का नाम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी सूची की सत्यता क्या है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अधिकांश मीडिया संस्थानों ने लगभग कॉपी पेस्ट जैसा काम किया है। इसकी शुरुआत जहां से हुई, जिसने की, उसके उस नेता से क्या संबंध है और आखिर ऐसी सूची जारी करवाने का क्या मकसद है, इस पर भी राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा हो रही है। जो बात अंदर खाने की निकल कर आ रही है वह यह है कि भाजपा के उस पुराने मंत्री को यह संकेत दे दिया गया था कि अब उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। अब इस 50 नामों वाली कथित दूसरी सूची के बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान भी सामने आ गया है, जहां उन्होंने स्पष्ट किया है कि अधिकृत रूप से कोई सूची जारी नहीं की है। हमने भी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग से संपर्क किया तो मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने भी साफ शब्दों में बताया कि भाजपा की ओर से कोई सूची जारी नहीं की है। इससे ज्यादा साफ और स्पष्ट कोई और बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात जो देखने में आई कि 2 अक्टूबर वाली जिस सूची की चर्चा हो रही है, उसके अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को कई जगह पुतले भी जलाए गए। दावा किया गया कि हमें ये प्रत्याशी पसंद नहीं है जिसका सूची में नाम है। धरसीवा से अनुज शर्मा का नाम है, ये पद्मश्री है, भारतीय जनता पार्टी के लिए युवा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन धरसीवा में कुछ गिनती के लोगों ने जिस तरह से उनका पुतला जलाया, उनके वीडियो भी वायरल करवाए गए। इसके अलावा वैशाली नगर भिलाई से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां 3 मंडल अध्यक्षों ने सूची वाले नाम का विरोध करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के अलावा प्रदेश के तमाम आला नेताओं के सामने अपना दुखड़ा बयान किया और एक तरह से आक्रामक और बगावती रुख अपनाया कि यदि फलाने कैंडिडेट को टिकट दी गई तो हम इसका खोलकर विरोध करेंगे। दरअसल ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है, उसके पीछे वो सूची है। सूची जारी करने में जो जल्दबाजी दिखाई गई और जिस तरह से नामों को प्लांट किया गया, वहां 5 महिला प्रत्याशियों वाली बात किसी को हजम नहीं हो रही है। जबकि दावा किया जा रहा है कि जो नई सूची आ रही है उसमें महिलाओं की संख्या अनुपातिक रूप से पहले से भी ज्यादा होगी। कुछ ही पुराने चेहरों को छोड़कर अधिकांश नए लोगों को टिकट मिलेगी। लेकिन दूसरी वाली अनाधिकृत सूची में पुराने चेहरों को मौका दिया गया है। अनेक नाम तो ऐसे हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया में अपना गुस्सा प्रकट कर रहे। एक चौंकाने वाला नाम साजा से भी सामने आया है, जहां से कांग्रेस के 7 बार के विधायक और सरकार के प्रमुख प्रवक्ता वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे विधायक हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के ईश्वर साहू का नाम उस सूची में डाला गया है। इतना ही नहीं बल्कि ईश्वर साहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ईश्वर साहू वही हैं जिनके लड़के भुवनेश्वर साहू की हत्या 8 अप्रैल को कर दी गई थी। ये बीरनपुर के निवासी हैं। बीरनपुर साजा विधानसभा में आता है। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि ईश्वर साहू साहू समाज से आते हैं। मेरी इनसे जब भी मुलाकात हुई, एक नहीं बल्कि 3 बार मैंने इनसे बातचीत की, इनका इंटरव्यू लिया, जब उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। ईश्वर साहू के बारे में एक बात और स्पष्ट हुई है कि अभी तक सरकार की ओर से जो 10 लाख का मुआवजा दिया गया है, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद पहुंचाई गई है, उसे उन्होंने स्वीकार
कर लिया है। लेकिन इन सब बातों का टिकट वितरण से क्या सीधा कनेक्शन है, इसकी क्या वास्तविकता है, यह अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है। भाजपा की ओर से जिन 50 नामों का दावा किया जा रहा था दूसरी सूची में, उससे भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में डैमेज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में भी लगी है। जिन 5 महिला प्रत्याशियों का दूसरी सूची में नाम है, चंद्रपुर से संयुक्ता जोदेव, भरतपुर सोनत से रेणुका सिंह देव, शामली से उदयश्वरी पैकरा, लैलूंगा से सुनीति राठिया और कोंडागांव से लता उसेंडी। इसमें कोई शक नहीं कि जो नाम मैंने बताया वो दावेदारी वाली सूची में थे, लेकिन लैलूंगा जहां से रवि भगत जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी वहां एक स्वाभाविक दावेदारी है, वो वहां लगातार काम कर रहे हैं। उनकी जगह सुनीति राठिया का नाम जिस तरह से आया है, वहां अंदर खाने युवाओं में काफी आक्रोश है। ऐसी ढेर सारी खबरें हमारे पास आ रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव भी निर्मित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस उत्साह के साथ तैयारी कर रही थी, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रिचार्ज होती नजर आ रही थी, लेकिन 2 अक्टूबर वाली अनाधिकृत सूची ने भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कहीं पीछे लाकर ढकेल दिया है। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन और आरोपों की बौछार कर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की, उससे भाजपा को कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा था। सीजीपीएससी ऐसे मुद्दे पर जहां सरकार साफ तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही थी, और अभी जिस तरह से 3 अक्टूबर को ही सीएम और डिप्टी सीएम के घर का घेराव करने पहुंचे एसआई, प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती के उम्मीदवारों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। ऐसे ही तमाम विरोधों के साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा था। ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं दूसरी सूची तो नहीं जारी की गई। क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता मौजूदा सत्ताधारी दल से मिले हैं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली कि जब भारतीय जनता पार्टी की अनाधिकृत सूची 2 अक्टूबर को जारी की, उसके अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस्तर में बड़ी सभा थी। उस सभा के दौरान भी इस सूची को लेकर काफी गहमा गहमी मची रही, और इस सभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार को चुन चुनकर जिस तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिस तरह के गंभीर से गंभीर आरोप लगाया, और उससे भी पहले दावा किया गया कि 27,000 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान सीएम और डिप्टी सीएम भी जिस तरह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इन सब राजनीतिक घटनाक्रम को जोड़ के देखा जा रहा है। इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिना नाम लिए कहा कि मेरे मंच में आने से उन्हें डर लगता है, जो भ्रष्ट हैं। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया उनके प्रमुख बिंदु को हम अपने इस वीडियो के साथ शामिल कर रहे हैं, लेकिन संक्षेप में आपको समझना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील विषयों को किस तरह से तार्किक अंदाज में बोलते गए। मंच से कांग्रेस के ऊपर सीधा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को 5 सालों में अपराध का गढ़ बना दिया है। यहाँ विकास या तो बैनर पोस्टर में दिखता है या कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में। चारों तरफ यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस सरकार को बदलना है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका है, यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कम करना चाहती है। जैसे ही बस्तर के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम वाली बात की तो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उसे हेडलाइन बना दिया। लगातार मीडिया में ये खबर सुर्खियां बन गई और दिन भर चर्चा छत्तीसगढ़ की यानी बस्तर की होने लगी। चीन का नाम लिए बिगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक देश के साथ गुप्त समझौता कर लिया है। हमने नगरनार में 25,000 के स्टील प्लांट की सौगात दी है और यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम नहीं आए हैं। कांग्रेस हक मांगने वालों को जेल में डाल देती है। ऐसी तमाम बातें, बेहद संवेदनशील बातें, यदि देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, जाहिर तौर पर इसकी चर्चा तो होगी। ऐसी खबरें भला कहां दबने वाली है। प्रदेश स्तर पर तो खबर को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो कुछ भी कहा गया और जो कुछ भी समझा गया, उसके राजनीतिक अर्थ तो सबको समझ में आ रहे थे, लेकिन अब इसका असर जाहिर तौर पर विधानसभा और उसके बाद लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस अंदाज अपनी बातों को कह रहे थे कि ये मोदी है जिसके पास भ्रष्टाचारी फटक नहीं सकते, इससे पहले भी उन्होंने जब दावे के साथ कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अपने उस पुराने वाले स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभा के माध्यम से कहा कि छत्तीसगढ़ में फिर डबल इंजन की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के ऊपर खुले रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूट का खजाना बनाया है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बताने के अलावा
उन्होंने धान जैसे मुद्दे को भी छुआ और बताया कि कांग्रेस धान के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। तमाम ऐसी बातों को जब पीएम नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कहते गए तो उस दौरान तालियां भी खूब बज रही थी, खूब सारे नारे चल रहे थे। खासकर युवा जिस तरह से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे थे, भाजपा के लिए ये माहौल विधानसभा चुनाव के लिहाज से तो बेहद अनुकूल या मुफीद माना जा रहा था। लेकिन ऐसी तैयारियों के पीछे अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही बीच के भीतर घाती को खोजने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी सूची जारी करने का मकसद क्या था। एक तरफ भाजपा जहां नए चेहरों और युवाओं को मौका देने की बात कर रही है, ऐसे में पुराने छत्रपों को फील गुड का एहसास कराना कहां तक जायज है। तो इस प्रश्न के साथ आज के अंक में इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।